अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्सेटिक्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 3 के आखिरी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है राउंड रॉबिन। ये हमारी शेड्यूलिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है और सबसे ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स, अगर कह लें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है बेसिकली। लेकिन हम इन प्रॉब्लम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। राइट। अच्छा, पिछले हमने जितने एल्गोरिथम्स देखे थे उसमें क्राइटेरिया हमारे पास या शॉर्टेस्ट जॉब का था, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का था, या प्रायोरिटी का था। लेकिन इस केस में हमारे पास जो क्राइटेरिया आ रहा है वो टाइम क्वांटम का है। मतलब क्या कि प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसेस के दरमियान स्विचिंग करेगा। इस स्विचिंग को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विच। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट अपना स्विच करेगा प्रोसेसर बेसिकली, और 2 सेकंड का टाइम क्वांटम यहां पे डेटा में हमें गिवन है। तो 2 सेकंड तक एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा आपका प्रोसेसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल टाइम्स। ठीक है, तो इसलिए आप देखें अराइवल टाइम भी मौजूद है, तो उसके लिए हमने यहां पे रेडी क्यू एक मेंटेन किया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं, राइट। P1, P2, P3 एंड P4, उनका डिफरेंट अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम भी आपको गिवन है डेटा में। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या मेंटेन करना है? रेडी क्यू। अभी देखिए, ये रेडी आपको क्यों मेंटेन करना है, रेडी क्यू, इसकी आपको थोड़ी देर में खुद समझ आ जाएगी कि यहां पे अगर मैं सीक्वेंस याद रखने की कोशिश करूंगा प्रोसेस के अराइवल की तो बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसके लिए अलग से क्यू मेंटेन करेंगे हम। ठीक है, तो रेडी क्यू में आप इसमें हमने कोई नंबर्स पुट नहीं करने। ठीक है, इसमें जस्ट हमने ये याद रखना है, अपने याद दहानी के लिए सीक्वेंस पुट करना है प्रोसेसेस का, कि इसके बाद ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, देन इसके बाद ये होगा। राइट। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है? 0 सेकंड के ऊपर आपके पास देखें कोई प्रोसेस अराइव हो रहा है। 0 सेकंड के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है? P1 आ रहा है, उसके अलावा कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है। तो आप रेडी क्यू के अंदर क्या कर लें? P1 को डाल लें। राइट, P1 को आपने डाल दिया। अब यहां पे कोई टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडी क्यू के अंदर हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। एग्जीक्यूशन वाला काम हमने इसी गैंट चार्ट के अंदर करना है। राइट। तो अब आप देखें जरा कि P1 है, इसके अलावा तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके पास कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? P1 ही एग्जीक्यूट होगा। P1 को आप चला लें 0 से कहां तक? 0 से 2 तक। क्यों? क्योंकि आपको टाइम क्वांटम कितना प्रोवाइड किया गया है? जस्ट 2 यूनिट्स। तो आपने इसको 0 से 2 तक चलाना है। ठीक है, जब आपने 2 तक चला दिया, अब एक बात का ख्याल रखें, इधर देखें, 2 तक चला दिया तो P1 आपके पास कितना रह गया? यहां पे रह गया आपके पास 3। ठीक है, 3। अब आपने देखना है कि 2 सेकंड के ऊपर कोई नए प्रोसेस अराइव हुए हैं। देखें, 2 सेकंड के ऊपर कौन कौन सा हो गया? P2 1 पे आ चुका था और P3 भी आ गया, यानी कि 2 प्रोसेस आपके पास अराइव हो गए हैं 2 सेकंड तक पहुंचने में। तो अब आपने इन 2 प्रोसेसेस को क्या करना है? यहां पे डाल देना है। तो आपके पास कौन कौन सा आ गया? P2 अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल टाइम हमने इस रेडी क्यू में डालना है। तो देखिए, P2 पहले आया ना, तो मैं पहले किसको डाल रहा हूं? P2 को डाल रहा हूं। उसके बाद आपके पास क्या आ गया? P3 आ गया। ठीक है, तो 2 सेकंड तक पहुंचने में आपके पास कितने आ गए? P2 और P3 भी आ गए। अब आपने क्या करना है? देखिए, अब आपने करना है, मैंने इसमें एक टर्म यूज की थी कॉन्टेक्स्ट स्विच की, कि 2 सेकंड के बाद प्रोसेसर अपना कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा? स्विच करेगा। तो स्विच कैसे करेगा? देखें, 2 सेकंड गुजर गए, ठीक है, और ये P1 एग्जीक्यूट हो गया, इसको मैंने ऐसे काट दिया। ठीक है, अब देखें आपके पास कौन सा प्रोसेस आ रहा है? P2 आ रहा है। तो आप यहां पे P2 का प्रोसेस चला लें पहले तो। ठीक है, जब P2 आपने यहां लिख लिया, अब P2 को एग्जीक्यूट करने से पहले आप जरा देख लें कि क्या P1 बाकी बचा हुआ है आपके पास। देख लें, P1 5 था और 2 टाइम क्वांटम हमने जो है वो चलाया, तो कितना रह गया? 3। यानी कि आपके पास जो P1 है वो अभी बाकी रहता है। तो आपने क्या करना है? इस P3 के बाद इस P1 को यहां पे डाल देना है। राइट। अब देखिए, P2 को अब आप 2 सेकंड तक चला लें, 2 टाइम क्वांटम तक चला लें, तो 2 से कहां तक आ जाएगा? आपके पास 4 तक आ जाएगा। राइट। और ये P2 हो गया आपका एग्जीक्यूट। ठीक है, अब आप देखें कि P2 कितना एग्जीक्यूट हुआ है? 2 टाइम क्वांटम तक, तो आप इसको भी यहां से 2 कर दें। राइट। अब आप देखना है कि 4 के ऊपर कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है
यस, P4 आपके पास 4th सेकंड पे अराइव हो चुका है। तो आपने क्या करना है, P4 को आपने क्या करना है, यहां पे डाल देना है P4। अब आपने क्या करना है, देखना है P4 डालने के बाद कि क्या P2 बाकी बचा हुआ है। देखिए जी 2 यूनिट्स बचा हुआ है, तो इसके बाद आपको डालना पड़ेगा P2, राइट। अब आपने क्या करना है, यहां पे P3 को चलाना है, क्योंकि रेडी क्यू में सीक्वेंस क्या है, P3 का है। अगर आप फर्ज करें कि मैं इस सीक्वेंस को छुपा दूं, तो आप सोचें कि आपको यहां पे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने में और इनके सीक्वेंस को याद रखने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से मैंने इस रेडी क्यू को मेंटेन किया है, ताकि आपको प्रोसेसेस के सीक्वेंस को सीक्वेंसली उसको जो है वो एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो अब आपके पास P2 है। अब P2 के बाद आपके पास कौन सा प्रोसेस आ रहा है, P3 आ रहा है। तो P3 को हम चलाएंगे 2 टाइम क्वांटम तक, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपके पास, राइट। अब आपने देखना है कि 6 के ऊपर कोई नया प्रोसेस तो अराइव नहीं हुआ, नहीं, कोई प्रोसेस हमारे पास अब अराइव नहीं हो रहा। तो अब आपके पास मामला सिंपल हो जाएगा। जस्ट आपको यहां तक ध्यान रखना है जहां तक प्रोसेसेस अराइव हो रहे हैं। जब प्रोसेस अराइव होना बंद हो जाएंगे तो आपको ये इशू खत्म हो जाएगा कि अब आपने रेडी क्यू किस तरह मेंटेन करना है। अब तो जस्ट आपको यहां से निकाल के और यहां एग्जीक्यूट करना है। अगर वो बच जाए तो उसको एंड पे पुट करना है। देखें कैसे। अब P3 को हमने 2 टाइम यूनिट तक चलाया, तो P3 यहां पे हो गया क्या, 0। तो ये तो हो गया बाहर, ठीक हो गया जनाब। अब देखिए 6 पे कोई नया प्रोसेस आया है, नहीं, ठीक है। यहां से हमारे पास P3 भी एग्जीक्यूट हो गया। अब आपने क्या करना है, देखना है कि P3 क्या बाकी बचा है कोई, नहीं। अगर बाकी बचा होता तो इस P3 को उठा के हम यहां डाल देते, लेकिन वो बाकी बचा ही नहीं है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। अब आपके पास क्या आ रहा है सीक्वेंस में, P1 आ रहा है, ठीक है। तो P1 को हमने कितना चलाना है, 2 टाइम क्वांटम तक, क्योंकि आपको क्राइटेरिया में बताया गया है कि आपने एक प्रोसेस को 2 टाइम क्वांटम के लिए ही चलाना है, राइट। तो अब आप यहां चलाएंगे P1 को 2 टाइम क्वांटम के लिए, तो ये हो जाएगा 6 to 8 आपके पास, राइट, 6 to 8। अच्छा जनाब, अब आपने 8 पे आ गया ये। अब आप देखें कि क्या कोई नया प्रोसेस अराइव हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो आप यहां से तो इसको निकाल दें पहले P1। अब देखिए इसका कितना 2 टाइम क्वांटम चला, तो ये कितना रह गया, ये जस्ट रह गया 1, राइट। अब आप देखिए क्या P1 बाकी बचा है, जी 1 टाइम क्वांटम बच चुका है। तो आपने P1 को उठा के यहां पे एंड पे डाल देना है, राइट। अब आपकी किस प्रोसेस की बारी है, P4 की बारी है। इस पॉइंट पे आपने जरा सा ख्याल करना है। तो आप P4 को यहां पे एग्जीक्यूट कर ले। P4 को कितने टाइम क्वांटम के लिए करना है, 2 के लिए। लेकिन एक चीज नोट करें, आपके पास P4 का बर्स्ट टाइम क्या है, जस्ट 1 सेकेंड। तो जब एक प्रोसेस 1 सेकेंड के अंदर खत्म हो रहा है, तो हम उसे क्यों 2 टाइम क्वांटम के लिए चलाएंगे। अगर तो 2 के लिए चलाएंगे तो फिर तो 1 सेकेंड के लिए आपका CPU क्या रहेगा, आइडल रहेगा। लेकिन ये एल्गोरिथम आपको बिल्कुल भी ये इजाजत नहीं देता कि आप अपने CPU को आइडल स्टेट में रखें। क्यों, क्योंकि ये कौन सा किस चीज के ऊपर बेस करता है एल्गोरिथम, प्रिमिटिव के ऊपर। तो जब भी प्रिमिशन की बात आ जाए तो वहां पे ये आइडल स्टेट को अवॉइड किया जाता है, राइट। तो अब क्या होगा, ये जस्ट 1 टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट होगा। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो इस बात का काइंडली ख्याल रखें। अगर एक प्रोसेस जो है उसका बर्स्ट टाइम ही कम है, ठीक है, तो आप उसको पूरे टाइम क्वांटम के लिए ना चलाएं। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 9, राइट। क्या आ जाएगा आपके पास, 9, और यहां से ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपके पास 0 और खत्म, राइट। अब देखें P4 बाकी बचा है, नहीं, अगर बचा होता तो हम इसको यहां डाल देते। अब आपने देखना है कौन कौन से प्रोसेस आपके पास, P2 है और P1 है। तो P2 को आप रेडी क्यू से उठा के रनिंग क्यू में ले आए, यहां पे P2, राइट। P2 का टाइम कितना रहता है आपके पास, जस्ट 2 सेकेंड। तो इसको हम 2 टाइम क्वांटम के लिए चला लेंगे, तो 9 to 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से इसको क्या कर दें, 0 कर दें, राइट। अब आप देखें कि आपका ये P2 खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या P2 बाकी बचा है, नहीं, आपके पास 0 हो चुका है, आपका P2 भी एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, स्टेट से। तो अब आपके पास
यहां पे अगर P2 बचा होता तो हम इसको यहां डाल देते P1 के बाद, लेकिन अब आपके पास सिर्फ बचा तो क्या P1 बचा। लेकिन अब आप एक चीज और देखें, जब P1 आपके पास बच गया तो आप मुझे बताएं P1 का बर्स्ट टाइम क्या रह गया, जस्ट 1 सेकेंड, और टाइम क्वांटम क्या है 2 सेकेंड। तो मैंने जैसे आपको P4 के केस में बताया था कि अगर टाइम क्वांटम से बर्स्ट टाइम कम हो, जैसे इस केस में 1 है, तो आपने जस्ट बर्स्ट टाइम तक ही चलाना है उसको। जैसे 2 है और यहां पे 1 है, तो आपने इसको एक टाइम यूनिट के लिए ही चलाना है। तो P1 आपके पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप इधर 13 लिखते हैं तो फिर वही बात आ जाएगी कि एक टाइम क्वांटम के लिए तो आपका सीपीयू क्या रहेगा, आइडल रहेगा, जो कि प्रॉब्लम है किस केस में, प्रिम्पशन के केस में, राइट। तो ये आपके पास रेडी क्यू मेंटेन हो गया और ये आपके पास इसका रनिंग क्यू यानी कि गैंट चार्ट मेंटेन हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, वही ट्रेडिशनल फॉर्मूले से जो यहां पे आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम कंप्लीशन टाइम फाइंड कर लेते हैं। अब आपको इस क्यू की कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट हमने अपनी आसानी के लिए बनाया था ताकि आपको ये तमाम तर सीक्वेंस मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम ना पेश आए, राइट। अब क्या करना है हमें, अब हमें कैलकुलेट करना है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम जैसे मैं पिछले एल्गोरिथम्स में भी आपको बता चुका हूं कि जो प्रोसेस है, अगर लेट से P1 है तो आपने पूरे गैंट चार्ट में देखना है कि इसकी आखिरी अकरेंस कहां पे है, लास्ट अकरेंस कहां पे है। तो P1 की क्या लास्ट अकरेंस ये है, नहीं। क्या ये है, नहीं। ये आपके पास P1 की लास्ट अकरेंस है, तो लास्ट अकरेंस के राइट साइड पे जो नंबर होगा वो इसका कंप्लीशन टाइम होगा। तो P1 का कंप्लीशन टाइम आपके पास क्या है 12, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 12 माइनस 0 से आपके पास क्या आ जाता है, यहां पे 12 आ जाएगा, 12 माइनस 0 अराइवल टाइम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं P2 की। तो P2 का कंप्लीशन टाइम आपके पास क्या आ रहा है 11, राइट। और P2 का अराइवल टाइम क्या है आपके पास 1, तो 11 माइनस 1 आपके पास क्या आ गया 10, राइट। तो आपने यहां पे लिख लेना है 10। अब हम देख लेते हैं कि P2 के बाद हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ रहा है P3, जिसका हमने कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना है। तो P3 का कंप्लीशन टाइम आपके पास क्या है 6, तो 6 माइनस 2 आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, राइट। अब आप देख लें P4 का, तो कंप्लीशन टाइम उसकी लास्ट अकरेंस के राइट साइड पे जो नंबर होगा वो उसका कंप्लीशन टाइम होगा। तो P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है 9, 9 माइनस 4 आपके पास क्या आ गया 5 आ गया, राइट। तो ये आपके पास क्या कैलकुलेट हो गया, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हो गया। अब इस टर्न अराउंड टाइम से हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम को। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम आपके पास क्या है 12 माइनस 5 से आपके पास आ रहा है 7, राइट। इसी तरह 10 माइनस 4 से आपके पास आ रहा है 6, इसी तरह 4 माइनस 2 से आपके पास आ रहा है 2, और 5 माइनस 1 से आपके पास आ रहा है 4। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया वेटिंग टाइम। इसी तरह आप इस वेटिंग टाइम की एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो AVG कर लें आप, और इज इक्वल टू 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4, राइट। तो 7 प्लस 6 से आपके पास क्या आता है 13, राइट। 13 प्लस 2 आपके पास आ गया 15, एंड 15 प्लस 4 अगेन आपके पास आ गया 19। तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम आपके पास होगा 19/4। आप इसको मजीद पॉइंट में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इस आसान प्रोसीजर के साथ पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।